नमस्कार। आज तारीख है 25 अक्टूबर 2025। आज के अखबारों में जो सबसे ज़रूरी बातें हैं वो सब लेकर आए हैं हम आपके अपने चैनल सुन लो यूपीएससी पर। जी हाँ। अब चाहे द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस हो या सरकारी वेबसाइट, हमने सब छान मारा है और लाए हैं सिर्फ वो बातें जो यूपीएससी एग्जाम के लिए वाकई काम की हैं। बिल्कुल एकदम फोकस्ड। सो सिट बैक, रिलैक्स और सुनो वो एनालिसिस जो तुम्हारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों में फर्क डाल देगा। यह है तुम्हारा डेली लर्निंग डोज, आसान जुबान में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। शुरू करने से पहले आज के दिन के लिए एक प्रेरणादायक विचार लेते हैं, कैसा रहेगा? जरूर जरूर। ये विचार मार्गरेट चेस स्मिथ का है और मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा था, पब्लिक सर्विस मस्ट बी मोर देन डूइंग अ जॉब एफिशिएंटली एंड ऑनेस्टली। इट मस्ट बी अ कंप्लीट डेडिकेशन टू द पीपल एंड टू द नेशन। यानी लोक सेवा सिर्फ कुशलता और ईमानदारी से काम करना ही नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये लोगों और राष्ट्र के प्रति एक तरह का पूर्ण समर्पण होना चाहिए। वाह, ये बात तो सीधी दिल पे लगती है, खासकर सिविल सेवा के एस्पिरेंट्स के लिए। सही कहा। ये जो डेडिकेशन की बात है ना, यही तो जीएस पेपर 4 एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का कोर है। मतलब सिर्फ काम निपटाना नहीं, बल्कि जन कल्याण और राष्ट्र की अखंडता के प्रति एक अटूट प्रतिबद्धता, है ना? बिल्कुल सही कहा। असली मकसद यही है। चलिए, तो इसी पॉजिटिव नोट पे आज के महत्वपूर्ण विषयों का रुख करते हैं। शुरुआत करेंगे जीएस पेपर 2 से और पहला मुद्दा काफी चर्चा में है आजकल, ये भारत नामकरण वाली बहस। हाँ, ये बहुत जरूरी डेवलपमेंट है। सुनने में आया है कि एनसीईआरटी की एक उच्च स्तरीय समिति, कोई कमेटी है, उन्होंने सिफारिश की है कि स्कूल की किताबों में इंडिया को भारत से बदल दिया जाए। ये पूरा मामला क्या है, थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंसेज के लिए एक 7 सदस्यों की समिति बनाई थी। इसके अध्यक्ष थे इतिहासकार प्रोफेसर सिया इस्साक। ओके, प्रोफेसर इस्साक जी। इस समिति ने ये सिफारिश की है कि प्राइमरी लेवल से लेकर हायर सेकेंडरी लेवल तक, मतलब स्कूल की सभी सामाजिक विज्ञान की किताबों में जहां भी इंडिया शब्द आता है, उसकी जगह भारत शब्द का इस्तेमाल हो। अच्छा, तो सिर्फ नाम बदलना है या इसके पीछे कोई गहरा लॉजिक, कोई तर्क भी दिया है समिति ने? नहीं, सिर्फ नाम बदलना नहीं है, इसके पीछे एक सोचा समझा तर्क है। समिति का कहना है कि भारत जो नाम है वो प्राचीन है, हमारा अपना स्वदेशी नाम है। इसका उल्लेख हमें विष्णु पुराण जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है, जबकि इंडिया नाम उनके अनुसार विदेशी मूल का है। इसे तुर्क, अफगान, यूनानी मतलब बाहर से आए लोगों से जोड़ा जाता है। समिति ने इस बात का भी जिक्र किया कि हाल ही में जो G20 शिखर सम्मेलन हुआ, उसके निमंत्रण पत्रों पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। अरे हाँ, वो काफी चर्चा में था। तो मतलब ये सिर्फ एक शब्द बदलने से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये असल में एक बड़े करिकुलम रिफॉर्म पैकेज का हिस्सा है। समिति ने और भी कई सिफारिशें की हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि प्राचीन इतिहास कोई प्राचीन इतिहास न कहकर शास्त्रीय इतिहास कहा जाए। शास्त्रीय इतिहास, क्लासिकल हिस्ट्री, क्यों? इसके पीछे सोच ये है कि प्राचीन शब्द से कई बार ये ध्वनि आती है कि अंग्रेजों के आने से पहले का भारत पिछड़ा हुआ या अंधकारमय था। शास्त्रीय शब्द उस गौरव को दर्शाता है, ये औपनिवेशिक मानसिकता को चुनौती देता है। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। और क्या सिफारिशें? और भी हैं, जैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम IKS को पाठ्यक्रम में इंटीग्रेट करना। और एक और अहम बात, इतिहास की किताबों में हिंदू विजयों, हिंदू विक्ट्रीज को ज्यादा प्रमुखता देना। पैनल का मानना है कि अभी इन्हें उतना महत्व नहीं मिला है जितना मिलना चाहिए था। ओहो, तो ये तो मतलब इतिहास और राष्ट्रीय पहचान को देखने का पूरा नजरिया बदलने की कोशिश लग रही है। हाँ, आप कह सकते हैं। इसे एक तरह के वैचारिक बदलाव या आइडियोलॉजिकल शिफ्ट के तौर पर देखा जा रहा है। भारत, शास्त्रीय इतिहास, हिंदू विजय, ये सब शब्द कहीं ना कहीं एक स्वदेशी, प्री इस्लामिक और शायद कुछ लोगों के अनुसार एक बहुसंख्यकवादी दृष्टिकोण पर जोर देते हैं। और ये जो मौजूदा हमारा सेक्युलर पोस्ट कॉलोनियल ढांचा है, उससे थोड़ा अलग है। लेकिन हमारा संविधान इस बारे में क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनली ये कितना फीजिबल है? क्या नाम बदला जा सकता है ऐसे? हाँ, यहीं पर ये मामला और पेचीदा हो जाता है। देखिए, हमारे संविधान का आर्टिकल 1 क्लॉज 1 क्या कहता है? वो कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत, हाँ याद आया। जी, यानी इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ होगा।
तो ये अनुच्छेद बहुत साफ तौर पर दोनों नामों इंडिया और भारत को संवैधानिक मान्यता देता है। दोनों नाम बराबर हैं, इंटरचेंजेबल हैं और समान रूप से वैलिड हैं। तो फिर अगर संविधान दोनों नाम मानता है तो फिर ये विवाद क्यों खड़ा हो गया है? दिक्कत कहाँ है? दिक्कत और विवाद इस बात पर है कि क्या सिर्फ भारत का ही इस्तेमाल करना, वो भी व्यवस्थित तरीके से हर जगह, क्या ये संविधान की मूल भावना के अनुरूप है या फिर ये असल में इफेक्टिवली देश का नाम बदलने जैसा हो जाएगा? ये बात है। आलोचक जैसे कि एमडीएमके के महासचिव वाइको, उनका तर्क है कि अगर सरकार या एनसीईआरटी सिस्टमैटिक तरीके से सिर्फ भारत का इस्तेमाल करने लगे तो ये नाम बदलने जैसा ही माना जाएगा और देश का नाम बदलने के लिए तो आर्टिकल 368 के तहत संवैधानिक संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत होगी। और उसके लिए तो संसद में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है ना? बिल्कुल, 2/3 मेजॉरिटी, जो कि आसान प्रक्रिया नहीं है। तो इस सब पे सरकार का और एनसीईआरटी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्या उन्होंने कोई अंतिम फैसला लिया है? देखिए, एनसीईआरटी ने तो कहा है कि अभी इस पर कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। उनका कहना है कि पाठ्यक्रम बनाने की प्रक्रिया अभी चल रही है, फाइनल कुछ नहीं हुआ है। अच्छा। वही केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा था कि संविधान दोनों नामों को मान्यता देता है और इन्हें अदल बदल कर इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा राज्य मंत्री ने इसे औपनिवेशिक मानसिकता से दूर हटने का एक कदम भी बताया था। तो मतलब एक तरह की क्लैरिटी नहीं है? इससे आप एक तरह की रणनीतिक अस्पष्टता कह सकते हैं। मतलब आधिकारिक तौर पर तो कह रहे हैं कि दोनों नाम ठीक हैं, अदल बदल कर यूज हो सकते हैं, लेकिन साथ ही एनसीईआरटी का पैनल सिर्फ भारत यूज करने की सिफारिश कर रहा है और सरकार खुद G20 जैसे बड़े मंचों पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत इस्तेमाल कर रही है। तो एक तरह से सॉफ्ट पावर के जरिए भारत नाम को बढ़ावा दिया जा रहा है। समझ गया। अच्छा, इसके पॉलिटिकल और सोशल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? मतलब राजनीतिक और सामाजिक असर। राजनीतिक तौर पर देखें तो विपक्षी दलों ने इसकी काफी आलोचना की है। कुछ का कहना है कि ये विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम पर सरकार की एक घबराई हुई प्रतिक्रिया है। कुछ दल इसे इतिहास को विकृत करने का प्रयास बता रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि ये सब असली मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई से ध्यान भटकाने के लिए नाम परिवर्तन की राजनीति है। और सामाजिक स्तर पर सोसाइटी पे क्या असर? सामाजिक स्तर पर ये बहस असल में राष्ट्रीय पहचान की प्रकृति को लेकर है। हमारी पहचान क्या है? क्या वो नागरिक, बहुलवादी, समावेशी है, जिसे इंडिया शब्द शायद ज्यादा दर्शाता है, या फिर वो प्राचीन, सांस्कृतिक, सभ्यतागत है, जिसे भारत शब्द से जोड़ा जा रहा है? और क्योंकि ये बदलाव शिक्षा के माध्यम से हो रहा है तो इसका सीधा असर आने वाली पीढ़ियों की सोच पर पड़ेगा। ये एक लंबी चलने वाली बहस है। वाकई ये बहुत पेचीदा मुद्दा है जिसके कई लेयर्स हैं। संवैधानिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सब कुछ जुड़ा है इससे। चलिए अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की तरफ चलते हैं। जीएस पेपर 2 का ही एक और अहम टॉपिक, भारत कनाडा के बीच जो तनाव चल रहा था उसकी खबरें हम सब सुन रहे थे। अब पता चला है कि भारत ने 25 अक्टूबर 2025 25 अक्टूबर 25 से कनाडाई नागरिकों के लिए कुछ श्रेणियों में वीजा सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं। इसका क्या मतलब समझें? क्या रिश्ते सुधर रहे हैं? हाँ, ये रिश्तों में थोड़ी नरमी का संकेत तो है, लेकिन इसे पूरी तरह से सामान्य स्थिति की बहाली नहीं कह सकते। भारत ने 4 कैटेगरीज में वीजा देना फिर से शुरू किया है। एंट्री वीजाज, बिजनेस वीजाज, मेडिकल वीजाज और कॉन्फ्रेंस वीजाज। इनके लिए आवेदन 26 अक्टूबर 2025 से लिए जाने लगे हैं। अच्छा, 4 कैटेगरीज। लेकिन हाँ, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कैटेगरीज हैं, टूरिस्ट वीजाज और ई वीजाज, वो अभी भी सस्पेंडेड हैं। उन पर रोक जारी है। ओह, अच्छा, टूरिस्ट वीजा अभी भी बंद है। तो ये जो आंशिक बहाली हुई है, ये एक सोची समझी रणनीति लगती है, कैलकुलेटेड मूव। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। सरकार ने शायद जरूरी यात्राओं को प्रायोरिटी दी है, जैसे किसी को परिवार से मिलना है, कोई बिजनेस डील है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है। इससे कनाडा में जो बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं उन पर और जो जरूरी आदान प्रदान है उस पर बुरा असर कम होगा। लेकिन पर्यटक वीजा अभी भी रोककर भारत ने यह साफ संकेत भी दे दिया है कि भाई रिश्ते अभी पूरी तरह से नॉर्मल नहीं हुए हैं, अभी भी कुछ मुद्दे बाकी हैं।
ये पूरा मामला गरमाया कब था? मतलब ये तनाव शुरू कहाँ से हुआ था? थोड़ा बैकग्राउंड बताएंगे? ये संकट पब्लिक में आया 18 सितंबर 2025, 18 सितंबर 25 को। उस दिन कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में एक बयान दिया जो काफी चौंकाने वाला था। हाँ, मैंने सुना था उसके बारे में। उन्होंने कहा कि कनाडा की सुरक्षा एजेंसियों के पास विश्वसनीय आरोप है कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों का हाथ हो सकता है। निज्जर को भारत एक नामित आतंकवादी मानता है। और भारत का क्या रिएक्शन था इस पर? भारत ने इन आरोपों को तुरंत खारिज कर दिया, उन्हें बेतुका और प्रेरित बताया। मतलब कहा कि आरोप राजनीति से प्रेरित हैं और इनका कोई आधार नहीं है। और फिर भारत ने काफी कड़ा रुख अपनाया था, है ना? वीजा सस्पेंड कर दिए थे और वो राजनयिक समानता वाली बात भी उठी थी। हाँ, भारत की प्रतिक्रिया काफी सख्त और बहुआयामी मल्टीप्रॉन्ट थी। पहले तो 21 सितंबर को भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं निलंबित कर दी। कारण बताया गया, कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं। अच्छा। इसके बाद भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया जो ज्यादातर देशों के बीच नहीं देखा जाता। भारत ने कनाडा से कहा कि वो भारत में अपने राजनयिकों की संख्या कम करे। 41 राजनयिकों को हटाने को कहा। अरे बाप रे, 41 राजनयिक? जी, और इसके लिए भारत ने राजनयिक समानता, डिप्लोमैटिक पैरिटी के सिद्धांत का हवाला दिया। डिप्लोमैटिक पैरिटी ये क्या होता है? डिप्लोमैटिक पैरिटी का मतलब है कि दो देशों के बीच एक दूसरे के यहाँ लगभग बराबर संख्या में राजनयिक होने चाहिए। भारत का तर्क था कि कनाडा का राजनयिक स्टाफ भारत में बहुत ज्यादा है और वो भारत के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस कर रहा था। ये कदम सामान्य जैसे को तैसा वाली कार्रवाई जैसे एक दो राजनयिकों को निकालने से कहीं ज्यादा सीरियस था। इसने भारत की एक नई असर्टिव विदेश नीति का संकेत दिया। ये तो बड़ी बात थी। तो अब सवाल ये उठता है कि वीजा सेवाओं की ये आंशिक बहाली अब क्यों हुई? क्या कनाडा ने कुछ किया है या भारत का रुख नरम हुआ है? भारतीय उच्चायोग का जो आधिकारिक बयान आया है उसके मुताबिक ये फैसला सुरक्षा स्थिति की एक सुविचारित समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसमें इस संबंध में हाल के कुछ कनाडाई उपायों को ध्यान में रखा गया है। मतलब कनाडा ने कुछ सुरक्षा उपाय किए हैं। बयान तो यही इशारा करता है। याद होगा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले वीजा निलंबन को सीधे तौर पर कनाडा में भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा से जोड़ा था। उन्हें खालिस्तानी चरमपंथी समूहों से खतरा बताया गया था। तो इस बहाली का शायद ये मतलब निकाला जा सकता है कि भारत को कनाडा सरकार से अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर कुछ ठोस आश्वासन मिले हैं, या कनाडा ने भारतीय मिशंस के आसपास सुरक्षा बढ़ाई है। हालांकि जो मूल विवाद है निज्जर की हत्या को लेकर, वो अभी सुलझा नहीं है, लेकिन कम से कम डिप्लोमैटिक कामकाज के लिए माहौल शायद थोड़ा बेहतर हुआ है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो ये थी भारत कनाडा संबंधों की बात। अब रुक करते हैं हिंद महासागर क्षेत्र IOR की तरफ। ये एरिया हमेशा से जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। खबर है कि 25 अक्टूबर 25 को एक चीनी अनुसंधान पोत जिसका नाम शी यान 6 बताया जा रहा है, वो श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर डॉक हुआ है। भारत के लिए ये चिंता की बात क्यों मानी जाती है? हाँ, ये घटना फिर से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती समुद्री मौजूदगी और उससे जुड़ी भारत की जो सुरक्षा चिंताएं हैं उनको सामने ले आई हैं। शियान 6 एक भूभौतिकी वैज्ञानिक अनुसंधान पोत है। जियोफिजिकल साइंटिफिक रिसर्च वेसल। जी, अब श्रीलंका के अधिकारियों का कहना है कि इसे 25 से 28 अक्टूबर तक कोलंबो पोर्ट पर रुकने की इजाजत दी गई है, लेकिन सिर्फ पुनर्पूर्ति के लिए। पुनर्पूर्ति मतलब सामान भरने, फ्यूल लेने, रसद पानी लेने के लिए। श्रीलंका कह रहा है कि इस दौरान जहाज कोई भी रिसर्च एक्टिविटी नहीं करेगा। लेकिन इसमें कुछ पेंच लग रहा है। क्या पहले कोई और प्लान था इस जहाज का? बिल्कुल पेंच है, क्योंकि इसी साल अगस्त में कोलंबो ने खुद घोषणा की थी कि ये पोत अक्टूबर में आएगा और श्रीलंकाई एजेंसियों के साथ मिलकर समुद्री अनुसंधान करेगा। ओहो, तो अब सिर्फ सामान भरने की इजाजत, रिसर्च नहीं? हाँ, ये जो शर्तों में बदलाव आया है ये इशारा करता है कि शायद बाहरी दबाव था, खासकर भारत की तरफ से जो चिंताएं जताई गई थीं उनके चलते श्रीलंका को अपना स्टैंड बदलना पड़ा हो। भारत ऐसे चीनी जहाज़ों को हमेशा शक की नज़र से देखता है
और इसकी मुख्य वजह है उनकी दोहरे उपयोग डुअल यूज वाली प्रकृति। दोहरा उपयोग या डुअल यूज, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है यहाँ पर? देखिए, डुअल यूज का मतलब है कि कोई चीज या तकनीक ऐसी हो जिसके दो तरह के इस्तेमाल हो सके, शांतिपूर्ण नागरिक उद्देश्यों के लिए भी और सैन्य उद्देश्यों के लिए भी। ये जो चीनी रिसर्च जहाज होते हैं, ये ऊपर से तो साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिखते हैं, लेकिन इनमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी लगी होती है। जैसे ये समुद्र की तलहटी का बहुत डिटेल्ड नक्शा, सीबेड मैपिंग बना सकते हैं। अब ये जानकारी साइंटिस्ट के काम तो आ सकती है, लेकिन नौसेना के लिए ये पनडुब्बियों के ऑपरेशन के लिए रूट बनाने में भी मदद कर सकती है। अच्छा, ये बात है। हाँ। इसी तरह ये सैटेलाइट्स को ट्रैक कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पकड़ सकते हैं, सिग्नल्स इंटेलिजेंस। भारत को हमेशा ये डर रहता है कि इस तरह इकट्ठा किया गया डेटा चीन की सेना यानी पीएलए नेवी इस्तेमाल कर सकती है। किस लिए? भारतीय नौसैनिक अड्डों की जासूसी करने के लिए या अपनी पनडुब्बियों के लिए सुरक्षित रास्ते खोजने के लिए। नई दिल्ली इसे चीन की उस बड़ी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति का हिस्सा मानती है। मतलब हिंद महासागर में अपने दोस्त बंदरगाहों का एक नेटवर्क बनाना और भारत को घेरने की कोशिश करना। क्या इस तरह के चीनी जहाजों के दौरे पहले भी चिंता का कारण बने हैं? ये पहली बार तो नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल पहली बार नहीं है। ये एक पैटर्न सा बनता जा रहा है। आपको याद होगा 2022 में चीन का एक बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज था युआन वांग 5। हाँ, वो हम्मनटोटा पोर्ट पर आया था, काफी विवाद हुआ था उस पर। बिल्कुल, बहुत विवाद हुआ था। फिर इसी साल अगस्त 2025 में पीएलए नेवी का एक युद्धपोत हाई यांग 24 हाओ भी आने वाला था। उसकी यात्रा में भी भारतीय आपत्तियों के कारण देरी हुई थी। ये सब चीन की ग्रे जोन टैक्टिक्स का उदाहरण है। मतलब सीधे सीधे सैन्य टकराव नहीं, लेकिन वैज्ञानिक कूटनीति या रिसर्च की आड़ में धीरे धीरे इलाके की जानकारी जुटाना, इंटेलिजेंस इकट्ठा करना और अपनी रणनीतिक पहुंच बढ़ाना। ऐसे सिचुएशन में श्रीलंका जैसे छोटे देश के लिए कितना मुश्किल होता होगा बैलेंस बनाना। एक तरफ भारत, दूसरी तरफ चीन। बहुत ज्यादा मुश्किल। श्रीलंका की स्थिति बहुत नाजुक है, खासकर 2022 के आर्थिक संकट के बाद। एक तरफ उस पर चीन का भारी कर्जा है, करीब $3 बिलियन का, और अपना कर्ज रीस्ट्रक्चर कराने के लिए वो बीजिंग पर काफी हद तक निर्भर है। दूसरी तरफ जब श्रीलंका में संकट आया था तो भारत ने सबसे पहले और सबसे बड़ी मदद भेजी थी, भारी फाइनेंशियल एंड मटेरियल सपोर्ट दिया था। हाँ, ये बात सही है। तो श्रीलंका एक तरह की हेजिंग स्ट्रैटेजी अपना रहा है, मतलब दोनों बड़ी ताकतों के साथ संतुलन साधने की कोशिश। ऐसी खबरें भी थीं कि शी यान 6 की यात्रा को अनुमति देने में शुरुआत में देरी इसीलिए हुई क्योंकि भारत और अमेरिका ने चिंताएं जताई थीं। तो अंत में जहाज को आने तो दिया, लेकिन सिर्फ सामान भरने के लिए, रिसर्च के लिए नहीं। ये एक बहुत सावधानी से लिया गया फैसला लगता है, जिससे चीन भी पूरी तरह नाराज ना हो और भारत की सुरक्षा चिंताओं का भी ध्यान रखा जा सके। बड़ा मुश्किल डिप्लोमैटिक बैलेंसिंग एक्ट है ये। बिल्कुल। चलिए अब हिंद महासागर से निकलकर थोड़ा सामाजिक न्याय के मुद्दों पर आते हैं। ये जीएस पेपर 1 और 2 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में जेंडर पे गैप यानी लैंगिक वेतन अंतर की स्थिति क्या है? हम महिला सशक्तिकरण की बहुत बातें करते हैं, कॉर्पोरेट जगत में भी काफी चर्चा होती है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या महिलाओं को पुरुषों के बराबर वेतन मिलता है? जमीनी हकीकत यह है कि बहुत सारी चर्चाओं और दावों के बावजूद भारत में जेंडर पे गैप एक बहुत गंभीर और लगातार बनी रहने वाली समस्या है। ये कड़वी सच्चाई है। आंकड़े देखें तो अलग अलग सेक्टर्स में महिलाएं औसतन पुरुषों की तुलना में 19% से लेकर 24% तक कम कमाती हैं। 19 से 24% कम? ये तो बहुत ज्यादा है। जी, बहुत ज्यादा है। Naukri.com ने हाल ही में एक सर्वे किया था, उसमें 45% प्रोफेशनल्स ने माना कि उनके ऑर्गेनाइजेशन में वेतन का ये अंतर 20% से भी ज्यादा है। और अगर हम दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें तो ग्लोबल लेवल पर भारत कहाँ खड़ा है इस मामले में? ग्लोबल लेवल पर हमारी स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF हर साल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है। 2025 की रिपोर्ट में भारत 148 देशों में 131 स्थान पर था। 131वें। और पिछले साल? पिछले साल हम 129वें स्थान पर थे। मतलब हमारी रैंकिंग और गिरी है। अरे बाप रे। और इसी रिपोर्ट में एक सब इंडेक्स होता है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, यानी आर्थिक भागीदारी और अवसर। इसमें अगर हम अनुमानित अर्जित आय, एस्टिमेटेड अर्न्ड इनकम के लिहाज से देखें तो भारत का स्कोर सिर्फ 29.9% है। सिर्फ 29.9%?
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मोटा मोटा मतलब ये हुआ कि महिलाएं पुरुषों की कमाई का लगभग 1/3 ही कमा पा रही हैं अफसरों के मामले में। ये बहुत बड़ा गैप है। वाकई बहुत बड़ा गैप है। लेकिन ये इतना बड़ा अंतर है क्यों? इसके पीछे मुख्य कारण क्या है? व्हाट आर द की फैक्टर्स? इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, बल्कि कई जटिल और आपस में जुड़े हुए फैक्टर्स हैं। जो Naukri.com का सर्वे हुआ, उसमें सबसे बड़ा कारण जो प्रोफेशनल्स ने बताया, 51% ने माना, वो था मातृत्व अवकाश और मातृत्व दंड। मातृत्व दंड? मदरहुड पेनल्टी? ये क्या है? इसका मतलब है कि जब महिलाएं मां बनती हैं तो अक्सर उन्हें करियर में ब्रेक लेना पड़ता है या उनकी ग्रोथ धीमी हो जाती है। उन्हें कम सैलरी ऑफर होते हैं, प्रमोशन रुक जाते हैं या उन्हें कम महत्वपूर्ण काम दिए जाते हैं। समाज और कंपनियां अक्सर मान लेती हैं कि मां बनने के बाद महिला कर्मचारी कम कमिटेड होगी। ये तो बहुत गलत है। जी, और ये समस्या खासकर मिड करियर स्टेज में ज्यादा दिखती है, जब महिला प्रोफेशनल्स के पास 5 से 15 साल का अनुभव होता है। दूसरा बड़ा कारण जो सर्वे में सामने आया, 27% ने माना, वो है कार्यस्थल पर पूर्वाग्रह और भेदभाव, वर्कप्लेस बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, जानबूझकर या अनजाने में होने वाला भेदभाव। एक अनुमान के मुताबिक भारत के शहरी लेबर मार्केट में जो वेतन असमानता है, उसका लगभग 67% हिस्सा सिर्फ भेदभाव की वजह से है। 67% सिर्फ भेदभाव? हाँ, इसके अलावा और भी कारण हैं, जैसे महिलाएं अक्सर उन सेक्टर्स में ज्यादा काम करती हैं जहां सैलरी वैसे ही कम होती है, और जो हाई पेइंग लीडरशिप पोजीशंस है, जैसे सीईओ या सीनियर एग्जीक्यूटिव, वहां महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। एग्जीक्यूटिव लेवल पर सिर्फ 15% महिलाएं हैं और सीईओ पदों पर तो सिर्फ 8%। इसे कहते हैं व्यावसायिक और ऊर्ध्वाधर पृथक्करण, ऑक्यूपेशनल एंड वर्टिकल सेग्रीगेशन। और क्या कुछ सेक्टर्स में प्रॉब्लम ज्यादा है? हाँ, सर्वे के मुताबिक आईटी सेक्टर को वेतन असमानता के मामले में सबसे खराब माना गया। 50% रिस्पोंडेंट्स ने ऐसा कहा। उसके बाद रियल एस्टेट 21% और एफएमसीजी 18% का नंबर आता है। आईटी सेक्टर, ये तो बड़ा अजीब है। आईटी सेक्टर में तो हम सुनते हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व, वर्कफोर्स रिप्रेजेंटेशन काफी अच्छा है, करीब 33% से ज्यादा। फिर वहां वेतन अंतर सबसे ज्यादा क्यों माना जा रहा है? ये कैसा विरोधाभास है? हाँ, यही तो विरोधाभास है, और ये बहुत कुछ बताता है। ये दिखाता है कि प्रॉब्लम शायद एंट्री लेवल पर उतनी नहीं है। आईटी कंपनियां फ्रेशर्स को हायर करने में जेंडर डाइवर्सिटी दिखाती हैं। असली दिक्कत आती है मिडिल और सीनियर लेवल पर, कैरियर प्रोग्रेशन और रिटेंशन में। महिलाएं आगे नहीं बढ़ पाती या टिक नहीं पाती। अच्छा, आईटी जैसे हाई प्रेशर वाले सेक्टर में शायद मातृत्व दंड, मदरहुड पेनल्टी का असर सबसे ज्यादा होता है। करियर में लिया गया एक ब्रेक भी आपको प्रमोशन और सैलरी हाइक की रेस में बहुत पीछे कर सकता है। समझ गया। तो ये डेटा असल में इस बात पर जोर देता है कि जेंडर पे गैप सिर्फ ऑफिस की पॉलिसी का मामला नहीं है। ये महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली व्यापक समय गरीबी, टाइम पॉवर्टी का भी एक लक्षण है। समय गरीबी, टाइम पॉवर्टी मतलब महिलाओं पर घर के कामों और देखभाल, अनपेड केयर वर्क, जैसे बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की देखभाल, खाना बनाना, सफाई, इन सब का बोझ पुरुषों की तुलना में बहुत ज्यादा होता है। ये काम अवैतनिक होते हैं, इनका कोई पैसा नहीं मिलता, लेकिन इनमें समय बहुत लगता है। जब तक समाज में ये सोच नहीं बदलेगी, जब तक पुरुषों की भागीदारी घर के कामों में नहीं बढ़ेगी, जब तक सस्ती और अच्छी क्वालिटी की चाइल्ड केयर सुविधाएं उपलब्ध नहीं होंगी, जब तक पुरुषों को भी बराबर का पितृत्व अवकाश नहीं मिलेगा, तब तक इस जेंडर पे गैप को पूरी तरह खत्म करना बहुत मुश्किल है। ये एक गहरी संरचनात्मक समस्या है। बिल्कुल सही कहा। ये सिर्फ ऑफिस का नहीं, पूरे समाज का मुद्दा है। चलिए अब रुक करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ। भारत का बहुत ही महत्वाकांक्षी मिशन है गगनयान मिशन। इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने का भारत का अपना मिशन। इसकी लेटेस्ट अपडेट क्या है? कहां तक पहुंचा है काम? हाँ, गगनयान को लेकर बहुत अच्छी खबर है। इसरो के जो अध्यक्ष है वी नारायणन, उन्होंने हाल ही में घोषणा की है कि मिशन का लगभग 90% डेवलपमेंट का काम पूरा हो चुका है। 90%? अरे वाह। जी, इसका मतलब है कि भारत अपने दम पर इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता, इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट कैपेबिलिटी हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गया है। हम उस एलीट क्लब में शामिल होने वाले हैं जिसमें अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ही है। शानदार।
अच्छा, मिशन का लक्ष्य तो हमें पता है, 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना। लेकिन ये 90% काम पूरा होने का ठीक मतलब क्या है? कौन-कौन सी मुख्य चीजें तैयार हो चुकी हैं और आगे का प्लान क्या है? देखिए, इस 90% पूर्णता में कई अहम चीजें शामिल हैं। सबसे जरूरी है मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। ये वही रॉकेट है जो अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाएगा। ये हमारे LVM-3 रॉकेट का ही मॉडिफाइड, ज्यादा सुरक्षित वर्जन है। ओके, ह्यूमन रेटेड LVM-3। जी। इसके अलावा क्रू मॉड्यूल, वो कैप्सूल जिसमें अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, उसके लिए बहुत मजबूत लाइफ सपोर्ट सिस्टम तैयार है। एक बहुत जरूरी चीज होती है क्रू एस्केप सिस्टम। अगर लॉन्च के समय कोई गड़बड़ी हो जाए तो ये सिस्टम अंतरिक्ष यात्रियों को रॉकेट से सुरक्षित दूर ले जाता है। ये भी तैयार है, और भी कई मानव केंद्रित ह्यूमन सेंट्रिक प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजीज रेडी हैं। ये तो बहुत बढ़िया है। और आगे की टाइमलाइन क्या है? मतलब हम कब उम्मीद करें कि भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्पेस में जाएंगे? प्लान के मुताबिक असली मानव उड़ान से पहले 3 मानवरहित मिशन भेजे जाएंगे टेस्टिंग के लिए। पहला मानवरहित मिशन, जिसे G1 कहा जा रहा है, वो दिसंबर 2025 में निर्धारित है, इसी साल के अंत में। अच्छा, दिसंबर 2025 में। और इसमें कौन जाएगा? इसमें जाएगा व्योममित्र। व्योममित्र, ये नाम सुना है। ये रोबोट है ना? बिल्कुल। व्योममित्र इसरो द्वारा डेवलप किया गया एक फीमेल स्पेस फेयरिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है। ये अंतरिक्ष में मानव शरीर की तरह काम करेगा, डेटा भेजेगा, ताकि असली उड़ान से पहले सब कुछ जांचा जा सके। कमाल है। व्योममित्र। और पहली मानवयुक्त उड़ान कब? पहली मानवयुक्त उड़ान का लक्ष्य अभी 2027 रखा गया है। इसरो बहुत सावधानी से आगे बढ़ रहा है। सुरक्षा सबसे पहली प्राथमिकता है, इसीलिए इतने सारे टेस्ट हो रहे हैं। हाल ही में 24 अगस्त 2025 को एक जरूरी टेस्ट हुआ था, इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-1। IADT-1, इसमें क्या हुआ था? इसमें क्रू मॉड्यूल के पैराशूट सिस्टम को टेस्ट किया गया था। एक हेलीकॉप्टर से क्रू मॉड्यूल के डमी को 3 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराया गया और फिर उसके पैराशूट सही से खुले या नहीं, ये देखा गया। वो टेस्ट सफल रहा। बहुत खूब। ये सब सुनकर गर्व महसूस होता है। अच्छा, गगनयान का भारत के लिए लॉन्ग टर्म में क्या महत्व है? क्या ये सिर्फ स्पेस में इंसान भेजने तक सीमित है या इसके कुछ और भी बड़े मायने हैं? नहीं, गगनयान सिर्फ एक मिशन नहीं है। ये भारत की स्पेस एम्बिशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है, कॉर्नरस्टोन है। प्रधानमंत्री जी ने विजन दिया है 2035 तक भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाना, जिसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, वाह। और 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय मानव को उतारना। गगनयान इन बड़े लक्ष्यों की नींव रखेगा, हमें ह्यूमन स्पेस फ्लाइट की टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कराएगा। और इसके इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा? जबरदस्त असर पड़ेगा। देखिए, किसी रॉकेट या स्पेसक्राफ्ट को ह्यूमन रेटिंग देना कोई आसान काम नहीं है। इसका मतलब है कि उसे अविश्वसनीय रूप से सुरक्षित और भरोसेमंद बनाना होगा। इसमें जीरो डिफेक्ट मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, हर पुर्जा परफेक्ट होना चाहिए। इसके लिए एडवांस्ड मटेरियल्स, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर, इन सब में बहुत हाई लेवल की टेक्नोलॉजी चाहिए होगी। ISRO ये सब अकेले नहीं कर सकता। इससे हमारी प्राइवेट इंडस्ट्री को बहुत बढ़ावा मिलेगा, उनके साथ कोलैबोरेशन होगा, नई कंपनियां बनेंगी, नई नौकरियां पैदा होंगी, कुशल वर्कफोर्स तैयार होगा। मतलब आत्मनिर्भर भारत को बूस्ट मिलेगा। बिल्कुल, ये आत्मनिर्भर भारत का एक बेहतरीन उदाहरण बनेगा। और इसका फायदा सिर्फ स्पेस सेक्टर को नहीं मिलेगा। यहाँ जो टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, जो एक्सपर्टीज हासिल होगी, उसका फायदा डिफेंस, एविएशन, मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे दूसरे सेक्टर्स को भी मिलेगा। इसे स्पिन ऑफ बेनिफिट्स कहते हैं। समझ गया, ये तो वाकई एक गेम चेंजर मिशन है। चलिए अब अंतरिक्ष से जरा जमीन पर आते हैं। डिजिटल दुनिया की सुरक्षा की बात करते हैं। GS पेपर 3 का ही एक और टॉपिक। खबर है कि दूरसंचार विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस जो है वो सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन के नियमों को और सख्त कर रहा है। इसकी क्या जरूरत आन पड़ी अचानक? सब ठीक तो चल रहा था? नहीं, सब ठीक नहीं चल रहा था। असल में हो क्या रहा है कि फर्जी दस्तावेजों पर लिए गए मोबाइल सिम कार्ड्स का इस्तेमाल साइबर क्राइम और खासकर फाइनेंशियल फ्रॉड में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा जी, इसीलिए को ये कदम उठाने पड़ रहे हैं। अभी 25 अक्टूबर 2025 को
डॉट के मुंबई LSA ने एक वर्कशॉप भी की थी अवेयरनेस ऑफ पॉइंट ऑफ सेल पर। इसमें यही बात सामने आई कि हमारी डिजिटल सुरक्षा की जो पूरी चेन है उसमें एक कमजोर कड़ी है, वो है पॉइंट ऑफ सेल। पॉइंट ऑफ सेल मतलब वो दुकानें जहां से सिम कार्ड मिलते हैं। हाँ, बिल्कुल वही। जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं वो अक्सर इन पोस्ट एजेंट्स के साथ मिलीभगत करके या कभी-कभी उन्हें भी धोखा देकर नकली या जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल करके सिम कार्ड हासिल कर लेते हैं। और फिर उन सिम का गलत इस्तेमाल होता है। एग्जैक्टली ये अवैध रूप से एक्टिवेट किए गए सिम फिर साइबर क्राइम का मुख्य हथियार बन जाते हैं। इनसे फाइनेंशियल फ्रॉड होते हैं, लोगों की पहचान चुराई जाती है, आइडेंटिटी थेफ्ट और भी कई तरह की अवैध गतिविधियां होती हैं। तो DOT की ये जो नई पहल है, इसका मकसद यही है कि पॉस एजेंट्स की जवाबदेही बढ़ाई जाए और ये सुनिश्चित किया जाए कि वो हर कस्टमर के वेरिफिकेशन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें। तो इन फर्जी सिम को रोकने के लिए DOT क्या नए नियम लेकर आया है, क्या बदलाव किया है? DOT ने पॉस एजेंट्स की जवाबदेही तय करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें जो सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण बदलाव है वो है देश के हर सिम कार्ड विक्रेता यानी पॉस के लिए एक अनिवार्य अद्वितीय पॉस ID, पॉइंट ऑफ सेल ID का होना। पॉस ID? ये क्या यूनिक ID नंबर? जी हाँ, हर दुकानदार, हर एजेंट जो सिम बेचता है उसकी एक यूनिक पॉस ID होगी। और ये ID पूरे देश में सभी टेलीकॉम कंपनीज, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स TSPs और सभी सेवा क्षेत्रों, लाइसेंस सर्विस एरियाज LSAs के लिए यूनिक होगी। अच्छा, नेशनल लेवल पर यूनिक होगी। इसका फायदा क्या होगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर कोई एजेंट धोखाधड़ी करता पकड़ा जाता है और मान लीजिए एक टेलीकॉम कंपनी उसे ब्लैकलिस्ट कर देती है, तो वो उसी ID का इस्तेमाल करके किसी दूसरी कंपनी का सिम नहीं बेच पाएगा, क्योंकि ID तो यूनिक है और सभी कंपनियों के सिस्टम में लिंक्ड होगी। हाँ, ये तो बढ़िया तरीका है फ्रॉड रोकने का। ये नियम कब से लागू हुए? ये दिशा निर्देश 1 दिसंबर 2023, 1 दिसंबर 23 से नए पॉस के लिए लागू हो गए थे और जो मौजूदा पॉस थे उनके रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 30 नवंबर 2024 रखी गई थी। तो अब उम्मीद है कि सभी एजेंट्स रजिस्टर्ड हो चुके होंगे। ये सिम बेस्ड फ्रॉड से निपटने के लिए एक बहुत ही प्रोएक्टिव यानी पहले से रोकने वाला निवारक उपाय है। प्रिवेंटिव मेजर। ये सुनने में तो एक छोटा सा एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज लगता है, एक ID नंबर ही तो है, लेकिन क्या इसका असर वाकई बड़ा है? डिजिटल इंडिया के लिए कितना महत्वपूर्ण है? हाँ, ये दिखने में भले ही छोटा लगे लेकिन इसका महत्व बहुत बड़ा है। आप सोचिए, आज के डिजिटल इंडिया में हमारा मोबाइल नंबर क्या बन गया है? हमारी पहचान बन गया है एक तरह से। बिल्कुल, ये हमारी डिजिटल पहचान है। आधार ऑथेंटिकेशन हो, बैंक से OTP आना हो, UPI ट्रांजैक्शन करना हो, सब कुछ हमारे मोबाइल नंबर से जुड़ा है। ये पूरे डिजिटल इंडिया स्टैक की नींव है। बात तो सही है। तो अगर एक सिम कार्ड फर्जी तरीके से हासिल किया जाता है तो ये सिर्फ उस एक व्यक्ति के लिए खतरा नहीं है, ये इस पूरे विशाल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक सिस्टेमिक रिस्क है, एक प्रणालीगत खतरा है। इसलिए DOT ये जो सब्सक्राइबर वेरिफिकेशन प्रक्रिया को मजबूत कर रहा है, ये असल में हमारी पूरी डिजिटल इकोनॉमी की इंटीग्रिटी और व्यापक आर्थिक स्थिरता और सुरक्षा की रक्षा करने जैसा है। ये बहुत जरूरी कदम है। बिल्कुल सही कहा। ये छोटी सी लगने वाली चीज का असर बहुत बड़ा है। चलिए, अब वक्त है तेजी से आज के कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स टुडे देखने का। वो छोटे छोटे तथ्य जो प्रीलिम्स परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जरूर। तो पहला फैक्ट है आर्टिकल 11 क्लॉज 1 हमारे संविधान का। याद रखिए, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये साफ करता है कि संविधान इंडिया और भारत दोनों नामों को समान संवैधानिक वैधता देता है। ठीक है। दूसरा, गगनयान मिशन के पैरामीटर्स। 3 सदस्यों का क्रू होगा, 400 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे और मिशन की अवधि 3 दिन की होगी। 3 सदस्य, 400 किलोमीटर लियो, 3 दिन। ओके। तीसरा फैक्ट, व्योम मित्र। ये ISRO द्वारा विकसित फीमेल स्पेसफेयरिंग ह्यूमनॉइड रोबोट है जो पहली मानव रहित गगनयान परीक्षण उड़ान पर मानव कार्यों का अनुकरण करेगी। व्योममित्रा, ह्यूमनॉइड रोबोट। चौथा, शीयान 6। ये वो चीनी भूभौगोलिक वैज्ञानिक अनुसंधान पोत है जो हाल ही में कोलंबो बंदरगाह पर डॉक हुआ और भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं पैदा करता है। शीयान 6 चीनी रिसर्च वेसल। 5वां फैक्ट। 5वां है DOT की नई पॉज गाइडलाइन।
दूरसंचार विभाग ने अब सभी सिम कार्ड विक्रेताओं के लिए एक अद्वितीय राष्ट्रव्यापी पॉइंट ऑफ सेल आईडी अनिवार्य कर दी है। पॉस आईडी सिम विक्रेताओं के लिए। और छठा फैक्ट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF द्वारा सालाना प्रकाशित की जाती है। 2025 के संस्करण में भारत 148 देशों में 131वें 131 स्थान पर था। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, भारत 131वां। ओके। ये थे आज के प्रीलिम्स फैक्ट्स। अब आते हैं मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर। आज के डिस्कशन के आधार पर 2 सवाल हैं आपके सोचने के लिए। पहला सवाल जीएस पेपर 2 से जुड़ा है। पाठ्य पुस्तकों में इंडिया को भारत से बदलने का प्रस्ताव केवल नामकरण से परे है, जो संवैधानिक पहचान और ऐतिहासिक विमर्श के मौलिक प्रश्नों को छूता है। संविधान के अनुच्छेद 1 के आलोक में इस कदम के पक्ष और विपक्ष में तर्कों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। 250 शब्द। हाँ, अच्छा सवाल है। दोनों पक्षों के तर्क देने होंगे इसमें। जी। और दूसरा सवाल जीएस पेपर 1 और 3 दोनों से जुड़ा है, जेंडर पे गैप पर। यद्यपि भारत ने महिलाओं की शिक्षा और कार्यबल भागीदारी में प्रगति की है, एक महत्वपूर्ण लैंगिक वेतन अंतर बना हुआ है। हाल के निष्कर्षों के आधार पर इस अंतर में योगदान करने वाले प्राथमिक संरचनात्मक, सामाजिक और उद्योग विशिष्ट कारकों पर चर्चा करें और वास्तविक आर्थिक समानता को बढ़ावा देने के लिए व्यापक उपाय सुझाएं। 250 शब्द। ये भी बहुत प्रासंगिक सवाल है। इसके फैक्टर्स और सॉल्यूशंस दोनों पर बात करनी होगी। बिल्कुल। तो इन सवालों पर जरूर सोचिएगा, लिखने की कोशिश कीजिएगा। और अब समय है हमारे डेली करंट अफेयर्स क्विज का। मैं सवाल पूछूंगा और आप जवाब देंगी। तैयार हैं? जी बिल्कुल तैयार हूँ, पूछिए। पहला सवाल, कनाडाई नागरिकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वीजा श्रेणी 25 अक्टूबर 2025 25 अक्टूबर 25 तक भारत द्वारा बहाल किए जाने के रूप में उल्लेखित नहीं थी? ऑप्शंस हैं ए बिजनेस वीजा, बी मेडिकल वीजा, सी टूरिस्ट वीजा, डी कॉन्फ्रेंस वीजा। हमने बात की थी कि 4 कैटेगरीज बहाल हुई थीं, लेकिन टूरिस्ट और ई वीजा नहीं। तो सही उत्तर है सी, टूरिस्ट वीजा। बिल्कुल सही। टूरिस्ट वीजा और ई वीजाज अभी भी निलंबित थे। दूसरा सवाल, एनसीईआरटी पैनल के अध्यक्ष के अनुसार पाठ्य पुस्तकों में इंडिया के बजाय भारत के उपयोग की सिफारिश करने का प्राथमिक तर्क क्या है? ए, भारत छोटा और छात्रों के लिए सीखना आसान है। बी, भारत एक प्राचीन स्वदेशी नाम है जबकि इंडिया विदेशी मूल का है। सी, हाल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारत के उपयोग को अनिवार्य किया है। डी, संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर अपने रिकॉर्ड में देश का नाम बदल दिया है। इसका जवाब हमने डिस्कस किया था। पैनल का मुख्य तर्क यही था कि भारत प्राचीन और स्वदेशी नाम है। तो उत्तर है बी। एकदम करेक्ट, ऑप्शन बी सही जवाब है। तीसरा सवाल, गगनयान मिशन के लिए आयोजित ISRO के इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-1 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ए, लॉन्च वाहन के इंजन प्रदर्शन का परीक्षण करना। बी, क्रू मॉड्यूल के लिए पैराशूट आधारित मंदी प्रणाली को मान्य करना। सी, अंतरिक्ष यात्रियों को शून्य गुरुत्वाकर्षण स्थितियों के लिए प्रशिक्षित करना। डी, क्रू मॉड्यूल और ग्राउंड कंट्रोल के बीच संचार प्रणालियों का परीक्षण करना। IADT-1 टेस्ट पैराशूट्स के लिए था, क्रू मॉड्यूल की सेफ लैंडिंग के लिए। तो सही उत्तर है बी, क्रू मॉड्यूल के लिए पैराशूट आधारित मंदी प्रणाली को मान्य करना। बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चौथा सवाल, दूरसंचार विभाग DOT द्वारा जारी किए गए नए दिशा निर्देश सिम कार्ड विक्रेताओं के लिए निम्नलिखित में से किसे अनिवार्य बनाते हैं? ए, कक्षा 12 की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता। बी, एक अद्वितीय राष्ट्रव्यापी पॉइंट ऑफ सेल POS ID। सी, साइबर सुरक्षा में अनिवार्य वार्षिक प्रशिक्षण। डी, स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ बायोमेट्रिक पंजीकरण। ये तो अभी हमने बात की थी, DOT ने यूनिक नेशन वाइड POS ID को अनिवार्य किया है। तो जवाब है बी। शानदार, ऑप्शन बी सही है। और क्विज का आखिरी 5वां सवाल, हाल के एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार भारत में लैंगिक वेतन अंतर का सबसे बड़ा कारण क्या पहचाना गया है? ए, महिलाओं में निम्न शैक्षिक प्राप्ति। बी, समान वेतन के लिए कानूनी प्रावधानों की कमी। सी, अंशकालिक काम के लिए महिलाओं की प्राथमिकता। डी, मातृत्व संबंधी करियर ब्रेक। Naukri.com सर्वे के अनुसार 51% प्रोफेशनल्स ने मातृत्व संबंधी करियर ब्रेक यानी मदरहुड पेनल्टी को सबसे बड़ा कारण माना था
तो उत्तर है डी। बिल्कुल सही। आप तो सारे जवाब सही दे रही हैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब फटाफट कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं जो आज की चर्चा में आए। ये रिवीजन फ्लैश कार्ड्स की तरह काम करेंगे। हाँ, ये अच्छा रहेगा। पहला टर्म है डिप्लोमेटिक पैरिटी, राजनयिक समानता। क्या था ये? ये वो सिद्धांत है जब एक देश दूसरे देश से कहता है कि आपके जितने राजनयिक हमारे देश में हैं, लगभग उतने ही हमारे राजनयिक आपके देश में होने चाहिए। भारत ने 2025 में कनाडा के मामले में इसी सिद्धांत का इस्तेमाल करके उनसे राजनयिक कम करने को कहा था। बिल्कुल। दूसरा टर्म ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी, दोहरा उपयोग प्रौद्योगिकी। ये ऐसी टेक्नोलॉजी या उपकरण होते हैं जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण नागरिक कामों जैसे साइंटिफिक रिसर्च और मिलिट्री यानी सैन्य कामों जैसे जासूसी या पनडुब्बी ऑपरेशन दोनों के लिए किया जा सकता है। चीनी रिसर्च जहाज़ों को लेकर भारत की यही मुख्य चिंता है। करेक्ट। तीसरा टर्म मदरहुड पेनल्टी, मातृत्व दंड। ये वो नुकसान हैं जो महिलाओं को अक्सर मां बनने के बाद अपने करियर में झेलने पड़ते हैं, जैसे कम सैलरी मिलना, प्रमोशन में देरी होना या उनकी काबिलियत पर शक किया जाना। भारत में जेंडर पे गैप का ये एक बड़ा कारण माना गया है। सही। चौथा टर्म ह्यूमन रेटिंग, अंतरिक्ष उड़ान के संदर्भ में। ये किसी रॉकेट या अंतरिक्ष यान को इंसानों को ले जाने के लिए सुरक्षित प्रमाणित करने की बहुत ही सख्त और जटिल प्रक्रिया है। इसमें बहुत हाई लेवल की सेफ्टी और रिलायबिलिटी चाहिए होती है। गगनयान मिशन के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और पांचवा टर्म पॉइंट ऑफ सेल आईडी, बिक्री केंद्र आईडी। ये भारत में हर सिम कार्ड बेचने वाले एजेंट या दुकान के लिए DOT द्वारा अनिवार्य की गई एक यूनिक पहचान संख्या है। ये पूरे देश में सभी कंपनियों के लिए एक ही होगी। इसका मकसद जवाबदेही बढ़ाना और सिम कार्ड फ्रॉड को रोकना है। बेहतरीन। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी विस्तृत चर्चा। हमने आज कई अहम मुद्दों पर बात की। हमने समझा भारत नामकरण बहस के संवैधानिक, ऐतिहासिक और वैचारिक पहलुओं को, भारत कनाडा संबंधों में हालिया डेवलपमेंट्स जैसे वीजा बहाली और डिप्लोमेटिक पैरिटी के मुद्दे को जी। हमने हिंद महासागर में चीनी पोत शियान 6 से जुड़ी भू राजनीति और दोहरे उपयोग वाली टेक्नोलॉजी की चिंता को भी समझा। हाँ, और हमने भारत में लैंगिक वेतन अंतर के गहरे कारणों, खासकर मातृत्व दंड और IT सेक्टर के विरोधाभास पर भी बात की। साथ ही गगनयान मिशन की शानदार प्रगति, व्योम मित्र और भविष्य की योजनाओं जैसे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को जाना। और अंत में डिजिटल सुरक्षा के लिए सिम वेरिफिकेशन के नए नियमों, खासकर पोस्ट ID के महत्व को समझा। उम्मीद है आपको ये सब अच्छे से समझ आया होगा। जाते जाते बस एक ही बात कहूंगा जो हम हमेशा कहते हैं, मेहनत करते रहो, सिस्टम हिलेगा। बिल्कुल, लगे रहिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा। और हाँ, अगर अभी तक नहीं किया है तो सुन लो UPSC को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमारी 299 रुपीज़ वाली मंथली मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सक्लूसिव कंटेंट और दूसरे फायदे भी पा सकते हैं। बिल्कुल। तो ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल इसी समय यहीं पर कुछ नए और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद।